मूल अधिकार। ये हमारे भारतीय संविधान के किस चैप्टर में उल्लेख है इसका? भाग 3 यानी भाग 3 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारा क्या है? मूल अधिकार का उल्लेख है। और ये हमारे किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है? कहाँ से बेटा? हाँ, ये हमारा स्टार्ट होता है 12 से लेकर 35 तक, जिसमें हमने बहुत सारे आर्टिकल्स हमने कर रखे हैं जो पिछले वाले वीडियोस में अवेलेबल भी हैं। कहाँ तक हमने किया हुआ था वहाँ पे? आर्टिकल 22 हमने, यानी इसके पहले जो आर्टिकल्स हमने कर रखा है आर्टिकल 20 तक हमने अपने पीछे वाले क्लासेस में सारा का सारा हमने कर रखा है। यानी हमारे भारतीय संविधान के जो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं वो हमारा 12 से 35 तक स्टार्ट होता है और आपको हमने 22 तक करा रखा है। तो अभी हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार उसको हम रिवाइज कर लेंगे कि 22 में क्या था, क्योंकि उसमें एक चीज़ था जो हमने नहीं बताया था, तो उसको हम अभी कंटिन्यू करके चलते हैं। हमारा जो आर्टिकल 22 है यानी अनुच्छेद जो 22 है वो क्या बताता है? किससे संरक्षण की बात कर रहा है? तो वो संरक्षण की बात कर रहा है गिरफ्तारी से। किससे? गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कह रहा है। यानी कोई अगर गिरफ्तार होता है तो उसको कौन कौन से अधिकार वहां पे तुरंत उसको मिलती हैं। पहले बात होती है वारंट। अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो सबसे पहले आपको कारण जानने का अधिकार होता है। जो वारंट होता है उसमें क्या उल्लेख होता है कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है, उसमें क्या होता है? वो कारण दिया होता है। तो ये पहले आपको सबसे पहला अधिकार कौन सा मिल जाता है? यहाँ पे कारण जानने का अधिकार। दूसरा जो यहाँ पे होता है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना। यानी कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार होता है उसको क्या करना है? 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में क्या करना है? ले जाना है, पेश करना है। तो उसमें एक चीज़ और भी है कि 24 घंटे की बात होगी। इस 24 घंटे में जो ट्रैवलिंग जो टाइमिंग होगा वो काउंट नहीं होता है। हो सकता है ना किसी कुछ दूर कहीं वो अरेस्ट हो और उसको कहीं काफ़ी डिस्टेंस के बाद लेके जाना हो तो काफ़ी टाइम लग सकता है उसमें, तो वो जो टाइमिंग है वो काउंटिंग नहीं होती। अब समझेंगे इस बात को। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें क्या है? वकील। यानी कोई भी आप क्या करेंगे? वकील रख सकते हैं अपने पसंद का। अब यहाँ जो एक चीज़ समझने वाली बात है ये देखेंगे क्या है। ये है तीनों के तीनों ऑप्शन किससे? जब आपने गलती कर दी। जब आपने गलती कर दी तब, जब अपराध हो गया उसके बाद की ये प्रोसीजर है, गलती हो गई तब का है। और यहाँ एक ऑप्शन है 4th नंबर पे, निवारक निरोध अधिनियम। क्या है बेटा? ये निवारक निरोध अधिनियम। इन चीज़ों को आप समझेंगे क्या है यहाँ पे? ये अपराध के क्या है? ये बाद है और ये अपराध से पहले है। अपराध से पहले का मतलब क्या हो सकता है भी समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बहुत बड़ी रैली निकली हुई है, उसमें एक दो उसके क्या है नेता नेतृत्व करते हैं जो फ्रंट पे होते हैं, ठीक है, और जो रैली है काफ़ी उग्र होती जा रही है, क्या है हिंसात्मक स्वरूप लेती जा रही है। तो वहाँ पे हम चाहें तो जो मेन लीडर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो चीज़ें क्या होंगी? ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है ना। तो हो सकता है कि जहां हमको लगता है कि इनकी वजह से चीज़ें हमारी वो और उग्र रूप स्वरूप ले सकती है, अगर उसको हटा दिया जाए तो चीज़ें हम नॉर्मल कर सकते हैं, तो वो हम लोग मतलब क्या चीज़, अपराध होने से पहले ही उनको क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या था? अपराध हो गया। यहाँ पे क्या है? अपराध होने से पहले ही हमने गिरफ्तार कर लिया उनको। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि शक के आधार पे, किसके आधार पे? शक के आधार पे। अब ये समझिएगा, इसको ही हमारे पहले यह हम कानून था जिसको बोलते थे रोलेट एक्ट। क्या था? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के ही खिलाफ जलियांवाला कांड हुआ था, जिसमें क्या होता था? पुलिस केवल संदेह के नाम पर के इनके साथ हमको लग सकता है कि कुछ हो सकता है, मतलब ये कुछ गलत काम कर सकते, उठा ले चलो इनको। तो इसमें कुछ मनमाना भी हो गया, नहीं हो जाएगा? आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि इसमें ये चीज़ें मनमाना भी हो जाएंगी कि पुलिस की कुछ मनमानी बढ़ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ना, यहाँ पे कि बस शक के आधार पे किसी को उठा ले चलो, उठा के 3 महीने के लिए या कुछ टाइम के लिए रख दीजिए। देखिए इसी में क्या होता है, लोग नज़रबंद भी कर देते हैं, घरों में ले जाके उनको बंद कर देते हैं। नज़रबंद के नाम सुने हो क्या होता है? उनके ही घर में उनको कैद कर दीजिए, वो बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर पुलिस वाला खड़ा कर दो, कहाँ रहा है? जो भी चीज़ है आपको घर के अंदर मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने ही घर में उनका क्या हो जाएगा? अपना खुद का घर क्या हो जाएगा? जेल की तमाम हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर भी है। तो ये जो क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण हमारा कहाँ है बेटा? अनुच्छेद 22 में है। क्लियर है ये चीज़? हमें नहीं कोई दिक्कत होगी इसमें आप लोगों को, तो चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 है और 24, ये दोनों क्या है हमारा? देखेंगे शोषण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध बेटा?
शोषण। शोषण मतलब क्या होता है? किसी को दबाना, शोषित करना, उसके अधिकारों को दबाना। अब मतलब अगर वो कुछ करना चाहे तो उसको रोक देना, यही होगा ना। तो शोषण के विरुद्ध की बात हो रही है। तो यहाँ देखेंगे जो अनुच्छेद 23 है, इसमें हमारे दो तरह के अनुच्छेद आते हैं, एक तो 23 और 24, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल्स आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब ये बात समझेंगे क्या है। बलात् श्रम यहाँ पे है। बलात् श्रम का मतलब समझिए क्या। बलात् का भोजपुरी एक वर्ड हो सकते हैं बलाती, जो बोलते हैं जबरदस्ती काम कराना, तो ये होता है जबरदस्ती काम कराना, यानी किसी का मन नहीं है काम कराइए। उसमें एक चीज़ और भी है, बेगार जो होते हैं, बेगारी सब सुने होंगे कि बेगार होते हैं, शादी में जाते हैं, ये भी सुना होगा आप लोगों ने। ये क्या होता है? बेगार लोग पहले होते थे जो बिना पैसे के काम कराया जाता था, उनसे पैसा नहीं दिया जाता था उन्हें और काम लिया जाता था। तो ये क्या है? शोषण के विरुद्ध आपको ये अधिकार देता है कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, नहीं करा सकते। बात समझ में आ रही है? किसी का आप शोषण नहीं करेंगे, बिना किसी को बिना उसके एवज में उसकी मजदूरी दिए बिना आप काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म्स है, अगर देश हित की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, तो वहां पे आपसे ये कराया जा सकता है। मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए कहीं युद्ध हो रहा है देश में और वहाँ पे हथियार पहुँचाना है, खाना पहुँचाना है सैनिकों को, तो वहाँ पे आपको अब सैलरी की बात थोड़ी की जाएगी। वहाँ तो देश हित सबसे पहले हो गया, सबसे पहले देश हित हो गया है ना। तो वहाँ पे देश हित के मामले में चीज़ों को कराया जा सकता है, ऐसा नहीं है। भाई हमारा देश के प्रति भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तो ये माना जाता है कि भाई आप भी अपने देश के प्रति उस तरह की समर्पण की भावना को रखेंगे। ठीक है बेटा। तो ये अनुच्छेद जो 23 है क्या कहते हैं? बलात् श्रम की बात कहता है। अब हम बात करते हैं किसकी? 24 की। बेटा यहाँ आप समझेंगे कि अनुच्छेद 24 क्या है। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम की बात। बाल श्रम किसका? यानी 24 साल से कम के लड़के जो हैं, ऐसे लड़के जो मान लीजिए फिजिकली या मेंटली रूप से डेवलप नहीं है, आप उनको किसी खतरनाक काम या कारखाने में नहीं लगाएंगे। आप काम करा सकते हैं लेकिन ऐसे काम नहीं कराएंगे जो उसके लिए वो मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से वो क्या है, फिट नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे किसी भी खतरनाक काम में बच्चों को लगाने को बाधित किया गया है। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे आप उनको प्रेशर नहीं डालेंगे। जैसे देखते हैं कि आप लोग देख भी सकते हो, चिमनी जो होती है ना, जहाँ पे ईंट उट बनते हैं, तो वहाँ पे कोयले वोले का भी काम होता है, तो वहाँ पे कई बार लोग रख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, बैन किया गया है। बड़े कारखानों में भी बहुत जगह वैसा देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को भी बैन करने के लिए हमारा कौन सा है, अनुच्छेद 24 का उल्लेख किया गया है। यानी हमारे यहाँ पे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें दो तरह के अनुच्छेद आते हैं। एक कौन सा हो गया, ये बलात् श्रम, और दूसरा हो गया मान लीजिए बाल श्रम, जो 24 साल से कम बच्चों को खतरनाक जगहों पे हम लोग नहीं लगाते हैं। क्लियर है बेटा ये? ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको समझेंगे आप। धार्मिक स्वतंत्रता यानी आपको फ्रीडम मिलता है किस चीज़ का, अपने धर्म की स्वतंत्रता। यानी आप जो भी धर्म आपका है, आपको उसमें कुछ अधिकार मिलते हैं। क्या क्या अधिकार मिलते हैं वो समझिएगा। तो इसमें आपको 4 आर्टिकल्स मिलेंगी। कहाँ से? 25 से लेकर के 28 तक की धार्मिक स्वतंत्रता की, जो हमारी कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक का इसमें उल्लेख है। पहले हम देखते हैं अंतःकरण की चर्चा। अंतःकरण की चर्चा मतलब क्या है कि आप अपने धर्म की जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी परंपराएं हैं, आप उसको मान सकते हैं, मना सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप ये मत करिए। जैसे आप ये समझिए, आप देखते होंगे जो हिंदू धर्म में भी क्या है, जो पुजारी लोग होते हैं क्या होते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं या गमछा लगाते हैं, होता है ना, पूजा होता है, पगड़ी बनती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही मोहम्मदन धर्म में भी क्या होता है, दाढ़ी रखते हैं वो लोग, बड़े बड़े होते हैं, टोपी लगाते हैं लोग, वो उनका अपना पहनावा है। सिख जो भी होते हैं उनका भी ड्रेस कोड कुछ अलग होता है, उनको मनाने का रीति रिवाज परंपराएं भी उनकी अपनी अलग होती हैं। तो किसी धर्म के लिए आप बाउंडेशन नहीं डालेंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना? अब हमारा जो फेस्टिवल है हम उसके लिए आज़ाद है, हम जैसे चाहें वैसे मना सकते हैं। यानी धर्म जो हमारी है उस धर्म के अनुसार हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, हमको ये आज़ादी मिलती है कि उनको हम उसके अकॉर्डिंग क्या करें, चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है। जैसे आप सिख को देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो छोटी सी वहाँ पे क्या रखते हैं, कृपाण रखते हैं, छोटी सी, वो मतलब तलवार जैसा भोजी होता है लेकिन छोटा होता है। यहाँ वो स्त्री पुरुष सब लोग रखते हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि वो नहीं रख सकते, ऐसा नहीं भाई, मना है, लेकिन वो उनके धर्म की आस्था में है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कोई हस्तक्षेप
नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बेटा ये? यानी आपको धर्म की स्वतंत्रता में अंतःकरण, यानी जो भी आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, जो भी स्वतंत्रता आपको धर्म को देती है वो आप कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ये आप समझेंगे। अब यहाँ पे सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब सामूहिक रूप से जो भी कोई आयोजन होता है वो भी आपको ये आज़ादी मिलती है। अब सामूहिक में क्या हो सकता है? जैसे देखते हो कि दुर्गा पूजा, अब ये थोड़ी कि जब दुर्गा पूजा होता है तो बहुत सारे लोगों का एक समूह उसमें होता है कि नहीं? मेले में तो कितनी भीड़ होती है ना वहाँ पे। जिससे नहान होता है, जैसे कुंभ का स्नान हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें देखते हैं आप, तो उसमें काफ़ी बड़ा समूह होता है। अब एक यज्ञ होता है, एक समूह में होता है, यज्ञ आयोजन होता है, ये भी एक समूह में होता है। नमाज लोग पढ़ते हैं तो ये भी लोग समूह में पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को समूह में जो भी स्वतंत्रता हमको मिलती है धर्म के अनुसार, उसको करने की भी आज़ादी आपको यहाँ पे मिलती है। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि आप नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कोई मान लीजिए कोई टेंट बना रहा है, टेंट किसके लिए? सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी का होता है, दुर्गा पूजा का होता है, जिसका भी होता है तो टेंट लोग लगाते हैं। अब कोई ये बोले कि आप टेंट मत लगाओ, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन अब पूरा रोड ही पूरा कवर कर दीजिए तो ये सही नहीं है ना। हाँ, अब ये भी कोई नहीं है कि आप परमानेंट तो लगा नहीं रहे हैं, जब तक पूजा है उसके बाद तो हटा लेंगे हम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी भी आज़ादी आपको क्या मिलता है यहाँ पे? अनुच्छेद 26 के तहत मिलती है। धार्मिक जो भी काम होंगे जो सामूहिक रूप से होते हैं वो करने की। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे बात करते हैं धार्मिक कार्य जो भी होंगे, जो भी आयोजन होंगे, जो भी अनुष्ठान होंगे, जो भी वो पैसा कलेक्ट होगा उस पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा। क्या होगा वो? टैक्स फ्री, मतलब एग्जम्प्ट होगा, उसको उससे अलग रखेंगे। जो टैक्सेबल इनकम होता है, जो टैक्सेबल जो भी वैल्यू होती है उससे उसको अलग रखते हैं, जो भी काम हमारे धार्मिक रूप से होते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे धार्मिक आयोजन मतलब क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हज यात्रा जाते हैं या जो भी, तो गवर्नमेंट उस पर सपोर्ट भी करती है उन लोगों को जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट उसमें लगता है। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। अब यहाँ समझेंगे, हम कोई बहुत बड़ा चैरिटी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा पूजा का आयोजन कर रखे हैं, तो उसमें जो भी पैसे आएंगे या जो भी चीज़ें पैसे लगते हैं वो टैक्सेबल हेड से अलग होंगे। टैक्सेबल का मतलब जिस पे टैक्स लगता हो, बात समझ में आ रही है? तो उस पर टैक्स नहीं बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे उनको टैक्स फ्री रखा है। ठीक है बेटा? अब यहाँ देखेंगे सरकारी संस्थान की हमने बात रखी है। सरकारी संस्थान का मतलब यहाँ ऐसे समझिएगा कि जो भी हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कोई भी आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, किसी धर्म की शिक्षा आप उसमें नहीं देंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, जो सरकारी पैसे से स्कूल कोई चलता हो, वहाँ पे आप कोई भी क्या करेंगे? धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। अब धार्मिक शिक्षा का मतलब समझ रहे हो क्या चीज़ होगा यहाँ पे? अब ऐसे समझो, हम कह सकते हैं तब तो संस्कृत भी पढ़ाया जाता है, तो भी तो किसी धर्म का है। तो बेटा ये कोई धर्म का नहीं है, संस्कृत एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। देखो कई जगहों पे संस्कृत बोली जाती है, संस्कृत में लोग बात करते हैं। न्यूज़ में देखेंगे ना तो न्यूज़ में संस्कृत में न्यूज़ भी आती है, आता है ना, वैसे ही उर्दू में भी न्यूज़ आती है। तो हम उर्दू को भी नहीं बोलेंगे कि कोई धार्मिक न्यूज़ है, मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है वो धार्मिक है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो लोग क्या पढ़ाते हैं? उस लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम उसको कभी ये नहीं बोलेंगे कि वो अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे धार्मिक शिक्षा की बात हो रही है। किसकी? धार्मिक शिक्षा की। यानी सरकारी इंस्टीट्यूशंस जो भी होंगी उसमें क्या करेंगे? कोई आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन लैंग्वेज हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं। संस्कृत पढ़ते हैं, मदरसों में उर्दू भी चलती है, ठीक है, तो वो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, वो क्या है? लैंग्वेज एक है। क्लियर है बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने सारे के सारे यहाँ पे आर्टिकल्स देख लिए, किसमें? धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके तहत जो 25 से 28 तक के आ रहे हैं, इसमें अंतःकरण की चर्चा है, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ धार्मिक कार्य जो भी होंगे उसमें क्या होंगे? वो टैक्स फ्री होंगे। और यह सरकारी संस्थान द्वारा जो भी शिक्षाएं होंगी उसमें क्या होंगी? धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब हम देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ देखेंगे किसके लिए है? आर्टिकल जो 29 है किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक कैसे समझिए? अल्प मतलब कम, कम। अल्प मतलब क्या होता है? कम। तो जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो उसके हितों की संरक्षण। देखिए जहाँ पे लोगों की संख्या कम होती है ज़्यादातर लोग वहाँ पे उसके अधिकारों को दबा देते हैं।
या उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा होता है ना। तो उनके हितों के संरक्षण की बात हो रही है, ठीक है, उनके हितों की बात समझिए। अब ऐसे समझिएगा कि कोई अल्पसंख्यकों का समूह है और कहीं वो पढ़ना चाहता है, तो आप उसको समान अवसर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो कम संख्या में तो उनको आप ध्यान नहीं देंगे। इसमें क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है उनको पढ़ाने के लिए हर तरह से, तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। क्लियर है बेटा। अब यहाँ देखेंगे अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यक मैंने फिर से वही बता दिया कि जिसकी संख्या क्या हो, किसी जगह पे कम हो। तो अगर किसी जगह पे कोई उनकी संख्या कम है और वो पढ़ना चाहते हैं, और वो जो बहुसंख्यक स्कूल है, जैसे मान लीजिए जिस स्कूल जो वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे उस एरिया में जितने लोग हैं जिसकी संख्या ज़्यादा है वो लोग पढ़ते हैं, और वो आपको वहाँ पे प्रताड़ित कर रहे हैं या शोषित कर रहे हैं, तो वो चाहें तो अपनी शिक्षा के लिए अपना एक अलग सा स्कूल भी खोल सकता है। ठीक है, मतलब उस वर्ग के लिए, या मतलब बोल सकते हैं अपने थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आने के लिए वो खुद का एक अपना विद्यालय भी खोल सकता है, और इसके लिए क्या करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हमने बता दिया कि हमने यहाँ पे आर्टिकल 30 तक के सारे आर्टिकल्स हमने कवर करा दिए। ठीक है बेटा, तो आर्टिकल 30 तक हो गया, तो अभी 35 है इसमें, यानी जो और रेस्ट 5 आर्टिकल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे। ये चीज़ देखिएगा। 22 हमने पहले करा रखा था, हमने इसको बता दिया कि इसमें एक 4th पोर्शन भी है। ये क्या है, गिरफ्तार अपराध होने से पहले का है। ठीक है, और ये सब अपराध होने के बाद के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम शोषण की विरुद्ध था क्या है, 23-24 है, जिसमें 23 में क्या है, बालाश्रम, इसमें हो गया 24 में बाल श्रम। यहाँ पे हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कहें तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप जैसे अपने धर्म को आप एक्सेप्ट करते हैं आप उसको वैसे लेके चल सकते हैं। यहाँ पे सामूहिक रूप से कोई भी आयोजन करते हैं, जैसे यज्ञ या हवन कुछ भी करते हैं, तो उसकी आज़ादी आपको मिलती है। 27 में क्या है बेटा, कि आपका जो भी इनकम होगा या वहाँ पे जो भी पैसे होंगे जो धार्मिक कार्यों से जुड़े होंगे, उस पर क्या होगा, वो टैक्स फ्री होगा। सरकारी संस्थान में कोई भी आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। लैंग्वेज हमारे पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देख रहे हैं किसकी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो अल्पसंख्यकों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, जिसकी संख्या कम होगी, ठीक है, सोसाइटी में, तो उनके हितों के संरक्षण की बात हो रही है। और यहाँ पे है कि मान लीजिए बहुसंख्यकों के साथ अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अपना एक खुद का विद्यालय भी खोल सकते हैं शिक्षा के लिए। ठीक है बेटा, तो इसके लिए गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट भी करती है। तो अभी तक हमने आर्टिकल 30 तक के सारे हमारे आर्टिकल्स क्लियर करा लिए हैं। तो 1 to 30 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस में अवेलेबल है, जाकर उसको भी आप देख लीजिएगा, उसको कवर कर लीजिएगा।